बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो अपलोड की थी और कहा था कि आइंदा भी लेक्चरशिप के लिए प्रिपरेशन के लिए हम लोग कुछ डिस्कशन करते रहेंगे। ये दूसरा लेक्चर है, इट्स अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और मैंने इसमें कुछ बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल सिंपल टर्म्स लाइक रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एट्सेट्रा, और उसके बाद साल्ट ब्रिज के यूजेज, और ख़ास तौर पर हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बुक्स में आमतौर पर नहीं मिलती, जैसे साल्ट ब्रिज के अंदर आइंस कैसे मूव करते हैं, आइंस की मूवमेंट का मेथड क्या है, साल्ट ब्रिज बना हुआ कैसे होता है, साल्ट ब्रिज को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और साल्ट ब्रिज के ना यूज़ करना हो तो उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, और सेकंड वन साल्ट ब्रिज काम कैसे करता है, किस जगह पर कौन सा साल्ट ब्रिज यूज़ किया जाता है, ख़ास तौर पर KCl को ही क्यों यूज़ करते हैं साल्ट ब्रिज के अंदर, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग फेराडेज लॉज को डिस्कस करेंगे। मैंने एक बात की थी कि लास्ट लेक्चर में कि हम लोग एक इंडियन ऑथर की एक बुक है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आज आपको बताऊंगा उसका टाइटल पेज और वो बुक कैसी है और कहाँ से मिलेगी आपको, तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हम आज के लेक्चर में ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, डेफिनेशंस, अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द टर्म्स। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल है, आप लोग सारे जानते हैं। इलेक्ट्रोड, सेल, वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फिर इनका आपस में डिफरेंस क्या है, व्हाट हैपन्स इन वोल्टिक सेल, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस इनको कॉमनली कहा जाता है, डिफरेंस, उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज़ या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी बोलते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन बाय रिएक्टिविटी सीरीज़, हम लोग कैसे किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या हैं, उनसे कैसे तरतीब दिया जाता है एलिमेंट्स को, साल्ट ब्रिज या पोरस पार्टीशन, उसके फंक्शन और उसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे, फेराडेज लॉज को डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में अगर कोई चीज़ डिपॉजिट होती है तो उसकी अमाउंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फेराडेज लॉज। कूलम्ब, फेराडे, इनकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, कैलकुलेशंस जो इलेक्ट्रोलिसिस में की जाती हैं किस टाइप की होती हैं, फैक्टर्स इलेक्ट्रोलिसिस इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ऑक्सीडेंट क्या होता है, रिडक्टेंट क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बैटरीज, फ्यूल सेल्स और क्रोजन प्रोसेस को, इनको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेसिक टर्म्स जो हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की उसके बारे में आपको पता चल जाए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक्स का हम लोग जान सकें। कॉज ज़्यादातर टेस्ट जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही उसमें डिस्कस किया जाता है। डेफिनेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ टर्म्स को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले आता है। हम सब जानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट है हमें कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जस्ट आई एम गोइंग टू मेक द बेसिस ऑफ द लेक्चर कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ ये कॉपर लिखा हुआ है, सोडियम है, तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दीज मेटल आयन। और अगर हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें, फॉर एग्जांपल H2SO4 है तो इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो सारे के सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का अलजेब्रिक सम इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स फॉर ऑल द एटम्स इज इक्वल टू 0 एक्चुअली इन H2SO4। और जब हम लोग किसी कंपाउंड आयन की बात करते हैं, बस दफ़ा इसको रेडिकल का नाम भी दिया जाता है, लेकिन रेडिकल आयन कहें तो फिर तो ठीक है, सिंपल रेडिकल इज़ नॉट अ गुड वर्ड फॉर दिस वन, इसको कंपाउंड आयन हम लोग बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन एक कंपाउंड आयन है, इसके ऊपर टोटल चार्ज -2 है, इसका मतलब है अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस और ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स इज एक्चुअली इक्वल टू -2 एंड दैट कम्स टू बी इक्वल टू -2। सो x + 3 इंटू
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 शुड बिकम इक्वल टू -2, तो हम लोग x कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन का +1 है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का -2 होता है यूजुअली इसके कंपाउंड में, तो हम लोग सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर किसी अगर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें ना पता हो तो हम लोग इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल अलजेब्रिक सम को इक्वल टू 0 रख लें और जिसका नहीं पता हमें उसका फाइंड आउट कर लें। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड इज़ एक्चुअली अ सॉलिड विच इज़ डिप्ड इन इट्स इलेक्ट्रोलाइट और यूजुअली इट्स ओन इलेक्ट्रोलाइट आयन। वो जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप्ड होता है, ज़्यादातर वो अपने ही आयन का, इसके अपने आयन्स का होता है। तो इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स या तो सेल के अंदर एंटर होते हैं या सेल को छोड़ रहे होते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड अपने आयन्स के सोल्यूशन में एक हाफ सेल बनाता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रोड उसके अपने आयन्स के सोल्यूशन में दूसरा हाफ सेल बनाता है, और एक कंप्लीट सेल जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल्स होता है और 2 हाफ सेल्स के कॉम्बिनेशन पर मुश्तमिल होता है। और इन 2 हाफ सेल्स को यूजुअली वोल्टिक सेल के केस में हम लोग पोरस पार्टीशन से या साल्ट ब्रिज से अलग अलग करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, इनको सेपरेट लिया जाता है। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं तो ये दोनों हाफ सेल अलग अलग नहीं होते, बल्कि दोनों इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड दोनों सेम ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के अंदर डिप्ट होते हैं। सेल क्या होगा फिर? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल विच आर connected externally is called as a cell. Cells are of 2 types, voltaic cell and electrolytic cell. What is voltaic cell? A cell in which spontaneous chemical reactions produce electric current is called as a voltaic cell. What does it mean? Spontaneous chemical reaction, ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद हों, मतलब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल ली है कि जिंक और कॉपर को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो जिंक हैज़ द बेटर एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर हैज़ द बेटर एबिलिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग एक साइड पर जिंक का इलेक्ट्रोड उसके आयंस के सोल्यूशन के अंदर डिप लें, दूसरी साइड पर कॉपर का इलेक्ट्रोड उसके आयंस के सोल्यूशन में डिप लें, तो जिंक ऑब्वियसली विल गिव द इलेक्ट्रॉन टू द कॉपर। जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा और वो रिड्यूस हो जाएगा। ये चूंकि खुद ब खुद होने वाला रिएक्शन है, तो अगर हम लोग इनको एक्सटर्नली ज्वाइन कर दें दोनों इलेक्ट्रोड को, तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल सर्किट से फ्रॉम जिंक टूवर्ड्स कॉपर मूव करना शुरू कर देते हैं, फ्लो करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह अगर वो फ्लो करते हैं तो उन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन को करंट का नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो मीन्स हम लोग जिंक टूवर्ड कॉपर इलेक्ट्रॉन का फ्लो खुद ब खुद हो रहा होता है, ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस है। ऐसे सेल जिनके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग वोल्टिक सेल का नाम देते हैं। एग्जाम्पल में जिंक कार्बन डाई सेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्टिक सेल, जिंक कॉपर सेल, ये इसको गैल्वानिक सेल बोलते हैं, ये भी वोल्टिक सेल की एक एग्जाम्पल। और अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब ही इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लिटिक मीन ब्रेकिंग अप ऑफ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यूजुअली हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेकअप कर रहे होते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को एनर्जी यूज़ करके करवाया जाता है। मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा होता, इलेक्ट्रॉन जो देने वाला है वो दे नहीं रहा होता, जिसे इलेक्ट्रॉन देने हैं वो लेता नहीं है, और हम ये प्रोसेस करवा रहे होते हैं यूजिंग अ बैटरी। हम बैटरी से एक एटम को इलेक्ट्रॉन देने पर कंपेल कर देते हैं, दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन लेने पर कंपेल कर देते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बैटरी इलेक्ट्रॉन पंप का रोल प्ले करती है और इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर इलेक्ट्रोड मूव करवाती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड वोल्टिक सेल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता कि वोल्टिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। एक तो इसकी डेफिनेशन में हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं कि एक गैल्वानिक सेल जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की केमिकल एनर्जी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसको हम लोग वोल्टिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अभी हम लोगों ने बोला नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं हम लोग इन रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है
और वो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बायस बनता है। यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और हम लोग उसे करवा रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके। वोल्टिक सेल के अंदर 2 हाफ सेल जो हैं वो डिफरेंट कंटेनर और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं। मतलब दोनों हाफ सेल जो हैं वो एक ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नहीं लिए जाते दोनों इलेक्ट्रोड, बल्कि उनको डिफरेंट कंटेनर्स में रखा गया होता है और उन दोनों कंटेनर्स को हम लोग बाहर से वायर के ज़रिए इलेक्ट्रोड्स को जोड़ते हैं और कंटेनर्स को जोड़ने के लिए साल्ट ब्रिज या पोरस पार्टीशन यूज़ करते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक ही कंटेनर के अंदर प्लेस किया गया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वोल्टिक सेल के अंदर एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इन्वर्ट है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन कीप इन माइंड, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमेशा एनोड पर होता है और रिडक्शन का प्रोसेस कैथोड पर होता है, दोनों में। वोल्टिक सेल में भी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन का प्रोसेस कैथोड पर होता है। याद रखना है कि दोनों में चार्जेस में फ़र्क है। वोल्टिक सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। यही अगर जिंक कॉपर की ही एग्जांपल लें, हम जानते हैं कि जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब जिंक अपने इलेक्ट्रोड से ब्रेकअप होकर जिंक आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाएगा तो जाहिर है इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन वो जो इकट्ठे हुए हैं, एक्यूमुलेट हुए हैं, वो उनको नेगेटिवली चार्ज बना देंगे। यानी एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है वोल्टिक सेल के केस में। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करती है, बैटरी कैथोड जो है वो बैटरी का केटाइंस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन कैथोड बैटरी के किस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल। यानी बैटरी जो है वो कैथोड के ऊपर नेगेटिव आयन एक्सेस में देती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेस में देती है, नेगेटिव चार्ज एक्सेस में देती है जहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस होना होता है। तो इसमें कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज बैटरी विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड। तो ये याद रखना है कि चार्जेस में फ़र्क है, लेकिन एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन प्रोसेस होगा। वोल्टिक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है वो स्पीशी जो ऑक्सीडाइज हो रही होती है, और ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड टू कैथोड एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए मूव करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल बैटरी सप्लाइज द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द कैथोड। वो एनोड से इलेक्ट्रॉन पिकअप करती है और कैथोड की तरफ वो सप्लाई कर रही होती है। बैटरी इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पंप हेयर। वो इलेक्ट्रॉन पंप के तौर पर एनोड जिस पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करती है और कैथोड की तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को पंप कर देती है टू मेक द रिडक्शन रिएक्शन, और इस तरह से वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस को करवाने का बायस बनती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, simple definition of oxidation and reduction in electrochemistry is loss of electron by an atom in which its oxidation state increases is called as oxidation process। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें एटम की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है उसको हम रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, एंड दैट इज़ ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इस ईज ऑफ रिडक्शन और ईज ऑफ ऑक्सीडेशन की बेस पर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। द एलिमेंट्स आर अरेंज डिपेंडिंग ऑन देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। यूजुअली हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यूज़ नहीं करते, जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया गया होता है बुक्स के अंदर दैट इज़ एक्चुअली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर अरेंज करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल इज़ एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बी रिड्यूस्ड, मतलब एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कितनी है। जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लवर ज़्यादा है, एटम इज़ मोर इलेक्ट्रॉन लविंग, और जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसका मतलब है एटम इज़ लीस्ट इलेक्ट्रॉन लविंग, वो इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय देना पसंद करता है। तो जब हम लोग ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो यूजुअली हम लोग उस एलिमेंट को
एक स्टैंडर्ड हाफ सेल के साथ ज्वाइन करते हैं। जब एलिमेंट को स्टैंडर्ड हाफ सेल के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उस एलिमेंट पर या तो रिडक्शन का प्रोसेस होना होता है या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होना होता है। तो अगर स्टैंडर्ड हाफ सेल पर, जिसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो और जो एलिमेंट उसके साथ कनेक्ट किया आपने उसके ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस हो, तो ऐसे एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर उस एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा हो और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर या किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा हो, तो फिर हम लोग ऐसे एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल को नेगेटिव लेते हैं। तो इससे हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का पता चला सकते हैं। अभी हम लोगों ने बोला कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ है? एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड, किसी भी एलिमेंट की रिड्यूस होने की एबिलिटी। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसकी एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड उतनी ज़्यादा होगी, और रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड कम होगी। सपोज हम लोग कंपैरिजन करते हैं यहाँ जिंक और कॉपर का, इनके रिडक्शन पोटेंशियल को ज़हन में रखें। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है, जिंक का कम है। कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी जिंक के मुकाबले में ज़्यादा है। इट मीन्स दैट कि अगर कॉपर और जिंक दोनों को छोड़ दिया जाए इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, कॉपर आइन है आपके पास, जिंक आइन है सोल्यूशन के अंदर, और हम इन दोनों को छोड़ देते हैं कि जाकर इलेक्ट्रॉन ले लें, तो विच वन वुड टेक द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो कॉपर वुड टेक द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड जिंक वुड टेक द इलेक्ट्रॉन एट द एंड। बट अगर इसके बरक्स जाएं हम लोग, इनको इलेक्ट्रॉन देने हैं, जिंक मेटल पड़ा हुआ है, कॉपर मेटल पड़ा हुआ है, और किसी पॉइंट के ऊपर जाकर इनको इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो देगा कौन पहले? जिंक। नाउ द जिंक विल बी फर्स्ट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, उसकी एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर की एबिलिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो हमें पता चल जाता है, अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स पता हों या रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारे पास हो, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट जाकर रिड्यूस होना है और कौन सा एलिमेंट जाकर ऑक्सीडाइज होना है, अगर दो एलिमेंट्स का हम लोग कंपैरिजन करें। तो फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग इन अकाउंट दिस रिएक्टिविटी सीरीज। Salt bridge, a much important topic in electrochemistry. Salt bridge और porous partition, its function and working हम लोग डिस्कस करेंगे, and we want to take to answer all these questions. Why salt bridge is required in a cell? Why KCl is used in the salt bridge? कोई और salt हम यूज़ नहीं करते, NaCl नहीं करते, KCl को क्यों यूज़ किया जाता है? उसके पीछे क्या रीज़न है? When KCl कैन नॉट बी यूज्ड, कौन सा ऐसा रिएक्शन है या ऐसे हाफ सेल्स हैं जिनके अंदर KCl को साल्ट ब्रिज में यूज़ नहीं कर सकते? हाउ आइंस फ्लो थ्रू साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज में से आइंस का फ्लो कैसे होता है? हाउ साल्ट ब्रिज कैन बी प्रिपेयर्ड, साल्ट ब्रिज को कैसे बनाया जा सकता है? What else can be used instead of salt bridge? और अगर हमें साल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करना तो फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे उसकी जगह पर? हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता होने चाहिए। अगर हम लोग ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जान लेंगे तो इसका मतलब है इस टॉपिक की हमें समझ आ गई। सबसे पहले इस रिएक्शन को देखें। असल में इसमें ये हाफ सेल जो है ये SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ लगा हुआ है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं HCl सॉल्यूशन। यहाँ जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है, जिंक इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप्ड है। तो जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया है विद दैट ऑफ SHE, ये हाफ सेल SHE का, ये जिंक का, और इनको हम लोगों ने साल्ट ब्रिज से आपस में कंबाइन किया, कनेक्ट किया है, और KCl को एज अ सॉल्यूशन फॉर साल्ट ब्रिज यूज़ कर रहे हैं। वाई साल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड? अब ज़रा नोट करें एक चीज़, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का मतलब है इस इलेक्ट्रोड से जिंक आयन की शक्ल में यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी एनोड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जिंक आयन सॉल्यूशन का हिस्सा बन गया।
जब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया था तो जिंक आयन और नाइट्रेट आयन जो हैं वो क्या कर रहे थे, उन्होंने सोल्यूशन को न्यूट्रल बनाया हुआ था। लेकिन अब जिंक आयन अकोमोलेट होना शुरू हो गए, यहाँ से ब्रेकअप होकर जिंक आयन इसमें जा रहे हैं। इसका मतलब है इस सॉल्यूशन पर थोड़ी देर के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज अकोमोलेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयन वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो बाहर से आ रहे हैं और ये हाइड्रोजन गैस बनाते जाते हैं, रिडक्शन हो रही है। मीन्स क्लोराइड आयन और H पॉजिटिव आयन की तादाद पहले बराबर थी, इन्होंने सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया हुआ था। अब क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की अकोमोलेशन हो रही है। जब यहाँ नेगेटिव चार्ज अकोमोलेट हो जाएगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं सॉल्यूशन में, इट वुड नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू एंटर। इसी तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं सॉल्यूशन से, तो यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज अकोमोलेट हो जाएगा दोनों साइड पर, तो इट विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू मूव आउट। इट मीन्स रिएक्शन थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाएगा, आप फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवा सकते। इट मीन्स कि दोनों साइड के सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखना ज़रूरी है। इन सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखने के लिए हम लोग साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। साल्ट ब्रिज क्या करता है, जिस साइड पर नेट नेगेटिव चार्ज अकोमोलेशन हो रही होती है उधर पॉजिटिव आयन दे देता है, जिस साइड पर नेट पॉजिटिव चार्ज अकोमोलेशन हो रही होती है उधर नेगेटिवली चार्ज आयन क्लोराइड आयन प्रोवाइड कर देता है। इस तरह वो दोनों साइड के सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना देता है। KCl को ही क्यों यूज़ किया जाता है यहाँ, कोई और साल्ट क्यों नहीं? असल में यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में जा रहा है, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद दैट ऑफ द हाफ रिएक्शन। मतलब हाफ रिएक्शन ये है कि जिंक इलेक्ट्रॉन देता है, जिंक आयन बनाता है, तो यहाँ अगर जाकर क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दे तो प्रॉब्लम होगी। तो हमने क्लोराइड को क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज इट हैज़ अ मच हायर रिडक्शन पोटेंशियल। ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से ये सोल्यूशन में एज इट इज़ पड़ा रहता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता एनोड के ऊपर। इसी तरह पोटेशियम आयन यहाँ इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर दे अगर H पॉजिटिव की बजाय, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो हमने पोटेशियम आयन को इसीलिए सिलेक्ट किया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना कम है कि ये आयंस के अंदर, ये आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में पड़ा रहता है और हाफ सेल के अंदर किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर रहा होता। तो KCl को इसलिए सिलेक्ट किया जाता है, नंबर 1, एक तो इन दोनों आयंस की मोबिलिटी सेम है, ये नेट चार्ज अकोमोलेशन नहीं होने देता साल्ट ब्रिज के ऊपर, जिसकी वजह से साल्ट ब्रिज पोटेंशियल या बाउंड्री पोटेंशियल बढ़ता है। ये बाउंड्री पोटेंशियल को बढ़ने से रोकता है पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन की मोबिलिटी सेम होने की वजह से। दूसरा, पोटेशियम और क्लोराइड आयन किसी भी हाफ सेल के रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ये एज इट इज़ आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में पड़े रहते हैं और सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में पड़े रहने की वजह से ये किसी किस्म के रिएक्शंस को इफ़ेक्ट नहीं करते। व्हेन KCl कैन नॉट बी यूज, जब कभी सिल्वर नाइट्रेट यहाँ होता है आपके पास किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, तब हम KCl को यूज़ नहीं करते। KCl हम जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड के साथ मिलकर प्रेसिपिटेशन दे देता है, सिल्वर क्लोराइड बना देता है। तो तब हम लोग KCl की बजाय अमोनियम नाइट्रेट या ऐसा कोई और साल्ट ब्रिज में साल्ट यूज़ करते हैं। हाउ आयंस फ्लो थ्रू द साल्ट ब्रिज, आमतौर पर कॉन्सेप्ट ये है, हम लोगों ने जो पढ़ा है FSC लेवल तक, कहा यह जाता है कि आयंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द साल्ट ब्रिज मूव्स टू द सेकंड साइड ऑफ द सॉल्यूशन। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जब सॉल्यूशन के अंदर KCl आयंस मौजूद हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ से कोई सल्फेट आयन चले, पूरे इस ब्रिज को पास करे और इधर पहुँच जाए और न्यूट्रल कर दे सॉल्यूशंस को? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट। एक्चुअली साल्ट ब्रिज जो है वो दोनों साइड पर क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन को प्रोवाइड करके अपोजिट साइड्स में सॉल्यूशन में न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक साइड से आयन दूसरी साइड में साल्ट ब्रिज को पास करके चले जाते हैं। हाउ साल्ट ब्रिज कैन बी प्रिपेयर्ड, साल्ट ब्रिज प्रिपेयर कैसे किया जाता है? एक्चुअली ये एगारोज जेल होती है, समुंदर में कुछ जड़ी बूटियाँ उनको पीस कर एगारोज जेल लिया जाता है। एगारोज जेल का 5% सोल्यूशन बना लिया जाता है हॉट वाटर में, और उस 5% सोल्यूशन में अबाउट
37 ग्राम KCl डालकर एगारोज जेल का सोल्यूशन बना लेते हैं, उसको यू शेप ट्यूब में भरते हैं, दोनों साइड पर ब्लॉकिंग कर देते हैं कॉटन प्लग एटसेट्रा से। तो इस तरह से ये जेल जो है वो आयन फ्लो का रोल प्ले करती है। What else can be used instead of salt bridge? साल्ट ब्रिज की बजाय हम लोग बाज़ दफ़ा पोरस पार्टीशन यूज़ करते हैं, जो सिर्फ कॉमन आयन को, जो दोनों साइड पर कॉमन होता है आयन, उसको पास आउट होने देती है, दूसरे आयंस को पास नहीं होने देती। फॉर एग्जांपल यहाँ जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हो, कहीं इस साइड पर कॉपर और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो, तो दरमियान में साल्ट ब्रिज यूज़ कर लेते हैं जो सल्फेट आयन को पास आउट होने देता है। फेराडेज लॉज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में यूजुअली हम लोग किसी भी मेटल को इकट्ठा कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो मेटल या कोई भी नॉन मेटल जो किसी इलेक्ट्रोड पर इकट्ठी होनी है, कलेक्ट होनी है, उनको ये दोनों लॉज गवर्न करते हैं कि वो कैसे और कितनी अमाउंट में इकट्ठी होगी। पहला लॉ है कि क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट through a molten or dissolved electrolyte or salt is directly proportional to quantity of electric charge। मतलब हम जितना चार्ज पास करेंगे किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से, उतनी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की हमारे पास डिपॉजिट होगी किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। मीन्स M is directly proportional to Q, here Q is for charge in coulomb। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, Z की वैल्यू M is equal to ZQ, M is equal to Z into I into T, where Q is equal to IT। तो Q को जब IT के इक्वल लेते हैं तो M would become equal to Z into I into T। I is in एम्पियर करंट है, T टाइम है और सेकेंड में लिया जाता है। Z is called as electrochemical equivalent and M is the mass of the substance in gram। अब अगर हम Z को डिफाइन करें तो Z किसके इक्वल होगा? Z वुड बिकम इक्वल टू M ओवर Q। तो जब Q 1 कूलम हो तो तब जो अमाउंट इकट्ठी होती है किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सेकंड फैराडेज सेकंड लॉ। सेकेंड लॉ सेज दैट जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, ये देखें 3 सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट लिए हमने 3 डिफरेंट सेल्स के अंदर, एक में सोडियम का इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरे में कैल्शियम का, तीसरे में एल्यूमिनियम का, और इनको सीरीज़ में जोड़ा हुआ है हमने। तो इनको सीरीज़ में जोड़कर अगर हम लोग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास आउट करें इनमें से, तो हर इलेक्ट्रोड के ऊपर, हर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज आयन या मेटल की अमाउंट डिपॉजिट होगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट्स। व्हाट इज दिस ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट? सपोज वी आर पासिंग 1 फैराडे ऑफ चार्ज हेयर। एक बात ध्यान में रखें, सोडियम के एक आयन को डिपॉजिट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैल्शियम के एक आयन को डिपॉजिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एल्यूमिनियम के एक आयन को डिपॉजिट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब अगर हमें 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट करना है तो हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अगर हमें 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर हमें एल्यूमिनियम 27 ग्राम जो इसका मोलर मैस है ये डिपॉजिट करना है 1 मोल, तो हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को 1 फैराडे बोलते हैं, और ये चार्ज किसके इक्वल है? 96,485 कूलम। 1 फैराडे को कैसे डिफाइन करेंगे? द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज 1 फैराडे। अब अगर हम लोग इनमें से 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करें सब में से, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने से सोडियम कितना डिपॉजिट होगा? 23 ग्राम। कैल्शियम कितना डिपॉजिट होगा? 40 का हाफ, क्योंकि हर एक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 20 ग्राम। एल्यूमिनियम कितना? 1/3 ऑफ मोलर मैस, 27 का 1/3, मतलब 27 डिवाइडेड बाई 3, तो 9 ग्राम।
तो 1 मोल या 1 फैराडे चार्ज अगर इन सब में से पास आउट करें तो सोडियम 23 ग्राम, कैल्शियम 20 ग्राम और एल्यूमिनियम 9 ग्राम डिपॉजिट होगा। और एक्चुअली दीज आर इक्वलेंट मैसेज ऑफ दीज एलिमेंट्स। इक्वलेंट मैस कैसे निकाला जाता है? मोलर मैस को 4 से डिवाइड कर दें तो इक्वलेंट मैस की वैल्यू आती है। सोडियम का चार्ज 1 है तो उसका मोलर मैस 23/123। कैल्शियम का चार्ज 40 है तो उसका मोलर मैस चार्ज 2 है तो 40 डिवाइडेड बाई 2 20 ग्राम आ गया। और इसी तरह एल्यूमिनियम का मोलर मैस है 27 और चार्ज 3 है तो 27/3 9। मतलब ये 23 ग्राम डिपॉजिट होगा सोडियम, कैल्शियम 20 ग्राम डिपॉजिट होगा और एल्यूमिनियम 9 ग्राम डिपॉजिट होगा। और चार्ज हमने कितना पास किया है? 1 फैराडे। तो सब में से चार्ज की सेम अमाउंट पास की है, बट सब की जो अमाउंट डिपॉजिट होती है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर ग्राम केमिकल इक्वलेंट्स। उनकी अमाउंट ग्राम केमिकल इक्वलेंट्स के इक्वल है। और ग्राम केमिकल इक्वलेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? It is the amount of any substance deposited at any electrode when 1 Faraday of charge is passed through the electrolyte is called as 1 gram equivalent. Important है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाने के लिए? ओवर पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल अगर जिंक और कॉपर सेल का को रिचार्ज करना हो तो 1.1 वोल्ट एक्सटर्नल वोल्टेज रिक्वायर्ड है। तो हम लोग स्लाइटली ओवर पोटेंशियल रखते हैं क्योंकि ये जो आयंस मूव करते हैं थ्रू द सॉल्यूशन के साथ उनकी रेजिस्टेंस होती है। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ये जो बैटरी बाहर से चार्ज करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए लगाई जाती है, ये लिटिल बिट ज़्यादा वोल्टेज इसको देना पड़ते हैं। यही वजह है कि ये जो हम घरों के अंदर यूपीएस एटसेट्रा इस्तेमाल करते हैं वो रिचार्जिंग के और डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में जो एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द एनर्जी विच द फैंस आर यूजिंग डायरेक्टली। मतलब आमतौर पर अगर वो 2 पंखे चलाएं 1 घंटे के लिए और 2 पंखे बिजली से 1 घंटे के लिए चलें तो यूपीएस से चलाने पर उन 2 घंटों में ज़्यादा करंट वेस्ट होगा क्योंकि कुछ करंट उनकी इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है। इलेक्ट्रोड टाइप हमने पहले भी बात की है। इलेक्ट्रोड 2 तरह के होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो जस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को होने के लिए, जबकि एक्टिव इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जो रिएक्शन का हिस्सा बनता है और हाफ सेल रिएक्शन में यूज़ हो रहा होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव इलेक्ट्रोड। साइमल्टेनियस इलेक्ट्रोड रिएक्शन, यूजली 2 हाफ सेल्स आपस में कंबाइन होकर 2 हाफ रिएक्शंस आपस में मिलकर एक सेल बनाते हैं। तो लेकिन अगर हर एक कंपार्टमेंट के अंदर एक दूसरा हाफ रिएक्शन भी हो रहा हो तो वो प्रॉब्लम करता है, इंटरफियर करता है। तो साइमल्टेनियस इलेक्ट्रोड रिएक्शंस इसको इफ़ेक्ट करते हैं। सो हम क्या करते हैं, एक हाफ रिएक्शन को लाजमी किसी भी वे में ख़त्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं और सिर्फ एक हाफ रिएक्शन का या एक सेट ऑफ हाफ रिएक्शन रखते हैं जो बेटर तौर पर काम करता है या बेस्ट सूटेड होता है, सिर्फ उसको स्टडी किया जाता है। द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर तो स्टैंडर्ड स्टेट्स में हों रिएक्टेंट, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? जो रूम टेम्परेचर पर उनकी आमतौर पर स्टेट है। जैसे रूम टेम्परेचर पर जिंक सॉलिड होता है, तो लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड स्टेट की बजाय, सॉलिड की बजाय किसी और फॉर्म में हमारे पास इलेक्ट्रोड के तौर पर, तो तब उनके पोटेंशियल जो हैं वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स नहीं होते और उनकी अमाउंट जो कलेक्टेड होगी या इकट्ठी होगी दैट विल नॉट बी स्टैंडर्ड फॉर्म, वो उनके ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। फिर अमाउंट्स को हम लोग निकालने के लिए कोई और मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें टॉपिक्स जो मैंने स्टार्ट में पहली स्लाइड्स के ऊपर कंटेंट्स के लिखे थे उनमें क्रोजन, उसकी प्रिवेंशन भी था, फ्यूल सेल्स, बैटरीज एट्सेट्रा था। तो अगर आपको क्रोजन का टॉपिक रिक्वायर्ड है तो इस लिंक पर चले जाएं, इसके ऊपर क्रोजन बड़ा डिटेल डिस्कस किया हुआ है और क्रोजन का प्रोसेस पढ़ा है। और अगर आप लोगों ने फ्यूल सेल्स और बैटरीज़ के बारे में डिटेल चाहिए तो वो यहाँ से इस लिंक से आपको मिल जाएगी। और मैंने बात की थी कि बुक आपको बताऊंगा, ये बुक का टाइटल पेज है, किसी इंडियन ऑथर की बुक है, उन्होंने एफएससी के लिए लिखी हुई है, प्री यूनिवर्सिटी बुक है। इसमें हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और ये बुक पब्लिश्ड है
इट इज़ फॉर सेकेंड ईयर प्री यूनिवर्सिटी। इसी तरह की एक बुक किसी की बेस की इन्हीं अथर्स की फर्स्ट ईयर प्री यूनिवर्सिटी के नाम से भी है। तो ये दो बुक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, उर्दू बाज़ार से मिल जाती हैं, अलाइड बुक वालों से भी मिल जाएंगी, इल्मी वालों से भी मिल जाएंगी। तो ये दो बुक्स हर केमिस्ट्री के स्टूडेंट के पास आई सजेस्ट के होनी चाहिए। ये बेसिक टर्म्स या बेसिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। अगली किसी वीडियो के साथ कोई और मेरा ख्याल है प्लान है कि नेक्स्ट वन लेक्चर के अंदर हम लोग यूनिट्स, ये जो मेजरमेंट की यूनिट्स हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी एट्सेट्रा, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज, वेट बाय वेट और इनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इन टच रहें। कोई टॉपिक अगर आप लोग सुजेस्ट करेंगे या आप लोग डिस्कस करना चाहेंगे तो उनको कमेंट्स में या बता दें मुझे, तो हम लोग उनको आगे लेकर चलेंगे। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।